हॉस्पिटल से हेमा अपने पति महेश के साथ अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंचती है, जहां उसे देखते ही सोफे पर अपने भतीजे के साथ बैठी किरण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर से बेटा, तुम लोगों का पता नहीं क्या होगा। आज के जमाने में एक बच्चा नहीं संभलता लोगों से, और तुम लोगों को दूसरा बच्चा करने की जल्दी थी। एक बेटा दे दिया था ना भगवान ने, तो दूसरा बेटा करने की क्या जरूरत थी महेश? बेटी रहती तो तुम कन्यादान करके अपने जीवन का परम सुख पा सकते थे, पर सबकी किस्मत में ये सुख कहाँ। इसीलिए भगवान ने बेटा दे दिया, भोगो इसे। आप ऐसा क्यों कह रही है दीदी? बड़ी मुश्किल से इतने दिनों बाद तो भगवान ने मेरी गोद भरी है। कौन सी मुश्किल आ गई तुझ पर? और जो मेरी गोद में है वो क्या है? ये औलाद नहीं है क्या? या तेरा मन भर गया करण से? और इसका तो छोड़ महेश, ये तुझे देखने की चीज थी, खुद पर काबू नहीं है क्या तुम लोगों को? 30-35 साल की उम्र में बच्चा पैदा करना है। पहला बच्चा तुम मुझ पर छोड़कर रखते हो और दूसरा कर लिया, कैसे संभलेगा ये कहकर किरण करण को लेकर कमरे में चली जाती है। अपनी बहू का उतरा हुआ मुंह देखकर शोभा रसोई में जाकर आरती की थाली लाती है और आरती करके अपने दूसरे पोते का घर में स्वागत करती है। किरण की बातों को दिल से मत लगा बहू, तू तो जानती है वो कितना अकड़ कर बोलती है, पर मन की कितनी भोली है, तुझसे कुछ छुपा नहीं बहू। मुझे पता है माँ, दीदी ने जो हमारे लिए किया है शायद ही कोई बहन अपने भाई के लिए करे। बचपन से ही मुझे माँ का प्यार दिया है दीदी ने। आप फिक्र मत कीजिए, हेमा इस बात को बढ़ाएगी नहीं। और इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। 1 महीने के बाद घर में हेमा के दूसरे बेटे के नामकरण की पूजा रखी जाती है। बच्चों की बुआ कहाँ है? बुआ ही तो नाम रखती है भतीजे का। मैं जाकर अभी दीदी को लेकर आता हूँ। वो क्या है ना चाची, बाबू अभी 1 महीने का है और करण रहा 3 साल का। बाबू को देखते ही हाथ पैर मारने लगता है, हर वक्त कोशिश करता है बाबू की नाक दबाने का, इसलिए दीदी को उसके पास ही रहना पड़ता है। जब से हेमा प्रेग्नेंट हुई है, दीदी ही तो करण को संभाल रही है। बच्चे को कंधे पर लिए दीदी थककर सो गई है, लेकर आता हूँ। महेश जाकर अपनी बहन को बुलाकर लाता है। अपने भतीजे को गोद में लेकर किरण हेमा के कान में कहती है, भगवान ने तुझे करण तो दिया है, ये तेरा दूसरा बेटा अर्जुन। अब तेरे 2 बेटे करण और अर्जुन। क्या नाम रखा बुआ ने बच्चे का? अर्जुन। करण और अर्जुन, नाम तो बहुत अच्छा रखा है तूने बच्चे का, अर्जुन। पर तू खुश नहीं लग रही, कोई बात है क्या किरण? क्या बताऊं आंटी जी, मुझे बड़ी इच्छा थी कि घर में एक लड़की आए। लड़कियां भाग्य लेकर आती है। अब हमारे घर में देख लीजिए, किराए के घर में रहते थे हम सब। पापा के पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे, पर जिस दिन मेरे पैर इस घर में पड़े सब बदल गया। एक छोटे से घर से हम इस 3 मंजिला मकान में आ गए। घर पर सब कुछ अच्छा होने लगा। फिर भी सबको मैं ही बुरी लग रही हूँ कि भाई को बच्चा हुआ है, फिर भी किरण खुश नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा भाई दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, इसीलिए बस एक लड़की की इच्छा जता दी मैंने, वरना मैं खुद ही लड़की पैदा कर लेती। पर मेरी सास का नेचर तो आप जानती हैं। पहले ही पोत में जैसे ही मुझे बेटा हुआ, मेरी सास ने मेरा ऑपरेशन करवा दिया। तो अब महेश से ही तो उम्मीद करूंगी ना, पर शायद गुस्से में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। भाभी आप भी मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे 2 चप्पल भी मारेंगे ना दीदी, तब भी मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। आपके बड़े एहसान हैं हम पर, और जैसे आपने करण को पाला है, अर्जुन को भी आपको ही पालना है। अरे नहीं, अब मुझे अपने घर भी जाना है। कितने दिन अपने बेटे को अपनी सास पर छोड़कर यहाँ बैठी रहूंगी। मेरे ससुराल वाले भी अब ताने देने लग गए हैं मुझे कि शायद तो अपने भाई के बच्चों को पालने के लिए पैदा हुई थी, अपने बच्चों पर भी ध्यान दे दे। मैं ना आज शाम की गाड़ी से ही निकल जाऊंगी। तो ये था हेमा का ससुराल, जहां भगवान की दया से सब कुछ था। 2 नन्हे बच्चे, सीधे साधे सास ससुर, प्यार करने वाला पति। पर कहते हैं ना कि भगवान किसी की भी किस्मत में सातों सुख नहीं देता। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, बच्चे बड़े हो रहे थे। 12 साल बाद एक सुबह करण और अर्जुन स्कूल के बाद अपने हाथों में रिजल्ट लिए भागते हुए अपने घर आते हैं। बुआ जी आई हुई है, रोहन भैया भी साथ में है। कब आए आप भैया? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप आ रहे हो? पता है हम तो स्कूल ही नहीं जाते। अब तीनों भाई साथ में कितना मजा आएगा ना भैया। और अब तो बल्ले बल्ले होगी। पता है बुआ जी, आज हमारा रिजल्ट था, मेरे 70% आया है। मेरी छोड़ो अर्जुन के तो 90% आया है। बहुत होशियार है मेरा भाई। सही में ला दिखा। अर्जुन आगे बढ़कर अपनी बुआ के पास अपना रिजल्ट लेकर जाता है, पर किरण उसके रिजल्ट को साइड में रखकर करण का रिजल्ट लेती है।
अरे वाह, मेरा बेटा तो 70% लाया है। 9वीं के एग्जाम में इतने मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात है बेटा। ये ले 500 रुपए ऐश कर। और मुझे मम्मी? ये ले 500 रुपए तेरे लिए भी। और मुझे बुआ? मुझे कुछ भी नहीं, मैं भी तो 90% लेकर आया हूँ। अच्छा ठीक है, ले तू 50 रुपए पकड़। वाह, मुझे भी 50 रुपए मिले। 50 में ही खुश हो गया। भिखारियों वाली हरकतें हैं इसकी। अब जा यहाँ से कपड़े बदल ले, मिट्टी लगाकर आया है कपड़ों में। पता नहीं हेमा लगता है ध्यान नहीं देती तुझ पर। खाने की टेबल पर पूरा परिवार एक साथ डिनर कर रहा था। कितना अच्छा लगता है ना जब पूरा परिवार साथ में खाने का मजा लेता है। जमाई जी भी आए रहते तो परिवार पूरा हो जाता। ठीक है शोभा जी, अपने नाती पोते सब साथ में खेले, और क्या चाहिए। मेरा बस चले तो मैं घर की ऊपरी मंजिल में किरण बेटी को रख लूं, पर इसका भी तो ससुराल है। शादी के बाद कहाँ बेटियां बाप के घर रह पाती है। फिर से पराठे? नहीं, मुझे पराठे नहीं खाने, मैं तो पिज्जा खाऊंगा। अरे आज दोपहर में ही तो तुमने पिज्जा खाया था ना, बार बार बाहर का खाना नहीं खाते बेटा। मैं भी पिज्जा खाऊंगा। अरे ठीक है ना मम्मी, रहने दीजिए। कब आता है ये नानी घर, मैं अभी मंगवा देती हूँ बेटा। सभी डिनर करके सो जाते हैं। 1 घंटे बाद पिज्जा की डिलीवरी घर पर पहुंचती है। किरण एक पिज्जा करण को देती है और दूसरा रोहन को। बुआ, मुझे तो मिला ही नहीं पिज्जा। डिनर किया था ना तूने, क्या करेगा पिज्जा खाकर? दिन भर खाता रहता है। जा कमरे में अपनी माँ के पास जा। ये कहकर किरण कमरे में चली जाती है। अर्जुन को रोता देख रोहन और करण उसे चुप करवाते हैं और हमेशा की तरह अपने हिस्से में से एक एक हिस्सा उसे देते हैं। किरण जितना ही अर्जुन को उसके बाकी दोनों भाइयों के आगे नीचा दिखाती जा रही थी, उनकी दोस्ती उतनी ही बढ़ती जा रही थी। दिन बीतते जाते हैं और तीनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। करण और रोहन की शादी हो जाती है और फिर एक दिन अर्जुन खाने की टेबल पर सभी से कहता है, भाभी बताइए ना, मैंने जो आपसे कहा था। क्या खुशबूस हो रही है दोनों देवर भाभी में। मम्मी, वो अर्जुन किसी लड़की को पसंद करता है। अरे वाह, चलो लड़की ढूंढने की टेंशन खत्म हो गई। इत्तेफाक से उसी वक्त किरण अपने मायके पहुंचती है और अर्जुन की बात सुनते ही टेंशन में आ जाती है। अब इसे भी शादी करनी है, एक और हिस्सेदार। नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। क्या मम्मी, इसमें क्या अच्छा है? ये तो पागल है। किसी लड़की ने इसके आगे 2 बूंद आंसुओं के गिरा दिए होंगे और ये बह गया। नहीं बुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कह दिया ना। पता नहीं ये लव मैरिज का भूत कहां से चढ़ गया है तुम्हारे सर पर। इस घर में ये सब नहीं होगा। पर बुआ जी, मेरी और रोहन की भी तो लव मैरिज हुई थी। अर्जुन भी हमारा भाई है, मुझे उसकी पसंद पर विश्वास है। आप एक बार लड़की के परिवार वालों से तो मिल लो। और करण के कहने पर किरण नेहा के परिवार वालों से मिलने को तैयार हो जाती है, पर उसके दिमाग में तो अभी भी साजिश चल रही थी। अपने कमरे में खुद को शीशे में निहारती हुई किरण खुद से बातें करती रहती है। कितनी कोशिशें की कि इस लड़के का रिश्ता ना हो, पर इसने अलग से ही लड़की ढूंढ ली। हद हो गई। आने दो नेहा के परिवार वालों को। अगर मैंने ये रिश्ता नहीं तोड़वाया तो मेरा नाम भी किरण नहीं। और नेहा के परिवार वालों के आते ही किरण हॉल में आकर बैठ जाती है। और बताओ नेहा, क्या देखा तुमने हमारे अर्जुन में? अर्जुन जो सामने है वही अंदर है बुआ जी, बस इसलिए। अच्छा, अब बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो हम बड़े बीच में बोलकर करेंगे भी क्या। चलिए समदन जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको घर दिखाती हूँ। और घर दिखाने के बहाने नेहा की माँ को सभी से अलग अपने कमरे में ले जाकर किरण कहती है, शादी तो आखिर आपकी बेटी को करनी है, हमारे घर तो लड़की आएगी बहन जी। तो जरा खोजबीन तो करनी चाहिए थी ना। आपको पता भी है कि अर्जुन के पास क्या है खुद का? कुछ भी नहीं। वो तो खुद करण की दुकान में बैठता है, ऊपर से नशे की इतनी बुरी लत की क्या बताऊं। शनिवार रविवार तो वो कभी घर पर रहता ही कहाँ है। ऐसे लड़के से शादी कराना चाहती हैं आप अपनी बेटी की? नेहा, आपकी अपनी औलाद नहीं है क्या? हे भगवान, आप ये क्या कह रही है किरण जी? माना कि मैं अर्जुन की बुआ हूँ, पर किसी लड़की के साथ गलत करने का ये कलंक अपने सर पर नहीं लेना चाहूंगी। गलत तरीके से करवाई हुई शादी का पाप तो 7 जन्मों तक भोगना पड़ता है सुशीला जी, वो भी तब जब आपकी नेहा इकलौती बेटी है। एक बार फिर से सोच लीजिए। किरण की बात सुनकर सुशीला डर जाती है और पसीने पसीने होकर वहां से चली जाती है। बस अब गिनती करनी है उल्टी। 2 मिनट के अंदर अंदर लड़की वाले हॉल से उठकर सीधा अपने घर को होलेंगे।
किरण चुपके से सुशीला को नेहा के पास जाकर उसके कानों में कुछ बोलता हुआ देखती है। कुछ देर बाद किरण हॉल में जाती है। क्या बात है सुशीला जी, आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? कोई बात है क्या? हाँ आंटी जी, वो हम नेक करने की सोच रहे हैं, पर इतनी जल्दी सारी तैयारियां कैसे होंगी, इसीलिए मम्मी की हवाइयां हो गई हैं। देखते ही देखते लड़की वाले अर्जुन का नेक करते हैं। हे भगवान, ये मोटी बुद्धि की सुशीला, अब तो अर्जुन की बीवी घर में आकर ही रहेगी। और चट मंगनी पट ब्याह कर अर्जुन की बीवी बनके नेहा अपने ससुराल आ जाती है। नेहा के ससुराल आते ही सभी के सामने किरण कहती है, अर्जुन की कुंडली दिखाई थी मैंने पंडित जी को। उन्होंने मुझे बताया कि कुंडली में बहुत भयंकर दोष है। वो दोष अर्जुन के जीवन को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए मैंने एक पूजा करवाई है और उस पूजा के कुछ नियम है जो तुम दोनों को करने होंगे, अगर तुम दोनों चाहो तो, वरना खुद ही समझदार हो भाई। नहीं भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जरूर नेहा और अर्जुन नियम को मानेंगे। बताइए तो क्या है नियम? उस नियम के मुताबिक नए विवाहित दुल्हा दुल्हन को 21 दिनों के लिए अलग ही सोना होगा। मैं तो कहती हूँ कि नेहा को आप अपने पास सुलाइए आने वाले 21 दिनों तक। अच्छा, अब ना मैं अपने ससुराल निकलती हूँ, बार बार इनका फोन आ रहा है। मेरा काम तो शादी निपटवाना था तो मैंने निपटवा दिया, चलती हूँ मैं। और अर्जुन और नेहा के बीच रिश्ते में दूरी पैदा करने के लिए पहला बीज किरण बो देती है। पर वो यहीं नहीं रुकती। अपने ससुराल जाने के बाद भी किरण का ध्यान तो अपने मायके में ही रहता। एक रोज किरण हालचाल पूछने के बहाने प्रिया को कॉल लगाती है। अब तो तेरा काम बांटने के लिए नेहा आ गई है, ज्यादा प्रेशर तुझ पर पड़ता ही नहीं होगा, है? तो बता, दिन भर क्या करती है तू? ये तो बिल्कुल ठीक कहा बुआ जी आपने, ज्यादा कोई काम तो रहता नहीं, यही 2 वक्त का खाना और कपड़े धोना वगैरह। एक मिनट, क्या कहा तूने? 2 वक्त का खाना? तो नेहा सिर्फ 1 वक्त खाना बनाती है और तू 2 वक्त? ये क्या बात हुई? झूठ बोल रही है ना तू? बुआ जी, वो मैंने उसे मना किया था। अभी अभी तो शादी हुई है, बेचारी हनीमून पर भी नहीं जा पाई। आते ही उस पर इतना ज्यादा प्रेशर मैं नहीं डालना चाहती। तूने मना कर दिया, मैं समझ गई, पर उसने मान लिया, ये कौन सी बात है बेटा? कपड़े तू ही साफ करे, घर तू ही संभाले। चल मान लिया एक बार कि नेहा ने कुछ बोला नहीं, पर अर्जुन, वो तो तेरा देवर है, वो तो कुछ कह सकता था। एक बात और बोलना चाहूंगी बेटा, तेरे पति की संपत्ति तुझे संभालनी है। करण बड़ा है पर दिमाग का बच्चा है। मुझे इसी बात का डर है कि कभी वो अपनी सारी संपत्ति अर्जुन के नाम ना कर दे, फिर तेरा क्या होगा? और इसी तरह किरण हर वक्त कभी करण के तो कभी प्रिया के कान भरती रहती। और एक बार बातों बातों में जैसे ही किरण अर्जुन को नीचा दिखाती है, करण फट से कहता है, बस बुआ जी बस, जब देखो प्रॉपर्टी की बातें, जब देखो अर्जुन को नीचा फील करवाना, ये सब क्यों करती है आप? प्रिया ने मुझे बताया कि आप उसे नेहा से घर खर्च में 50% कंट्रीब्यूट करने को कहती है। ये सब क्या है बुआ जी? क्यों बेकार में आप इन दोनों के रिश्ते को खराब कर रही है? घर में राशन मैं लाऊं या मेरा भाई, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप हम दोनों भाइयों को अलग करने के इंटेंशन से इस घर में आती है तो मुझे माफ कीजिए, आपके यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। एक थप्पड़ मारूंगी ना। समझ में भी आ रहा है तुझे क्या कह रहा है तू? वो तेरा कभी बुरा नहीं चाह सकती, क्योंकि वो तेरी सिर्फ बुआ नहीं है, तेरी माँ है, अपनी माँ, जिसने तुझे जन्म दिया। और इस माँ को इस घर में आने से मना कर रहा है तू? बोल लेने दीजिए भाभी से। और इसमें इसकी भी क्या गलती? गलती तो आपकी है। आपने ही मेरे बेटे के मन में मेरे लिए इतनी कड़वाहट भरी। ये सब सुनते ही एक बार के लिए करण का दिमाग सुन पड़ जाता है, पर दूसरे ही पल उसे सब कुछ समझ में आने लगता है। तो इसलिए आप बचपन से मुझे इतना ज्यादा प्यार करती थी और अर्जुन को इतनी ज्यादा नफरत? पर मम्मी, एक बात मैं समझ नहीं पाया, मैं बुआ जी के पास था तो फिर आपने मुझे अडॉप्ट क्यों किया? भगवान की दया से मुझे एक साथ 2 बच्चे हो गए और भाभी की शादी के 3 साल की बाद भी कोई बच्चा नहीं है, तो यही मौका है, अपना बच्चा भाभी को सौंप देती हूँ और इसी बहाने मेरे मायके की सारी संपत्ति भी मेरी हो जाएगी। इधर से मेरा एक राजकुमार मेरे ससुराल की संपत्ति ले लेगा, तो दूसरी तरफ मेरा दूसरा राजकुमार मेरे मायके की संपत्ति ले लेगा। फिर बुढ़ापे में मैं तो राज करूंगी, राज। और इसी सोच के साथ किरण ने अपना एक बच्चा अपनी भाभी को सौंप दिया था। किरण पूरी कोशिश करती थी कि हेमा को दूसरा बच्चा हो ही ना,
पर भगवान की कृपा से महेश और हेमा को अर्जुन हो जाता है। इसके बाद से किरण का हर दिन सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को नीचा दिखाने में ही जाता। वो तो भाभी को कोई बच्चा नहीं था, इसलिए करण बड़प्पन दिखाकर मैंने तुझे अपनी भाभी की झोली में रख दिया। बस मम्मी, बस बंद करो ये सब। आपको क्या लगता है मैं आपकी और पापा की बातें नहीं सुनता? मैं बताता हूँ करण, ये सब मम्मी ने सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए किया था, ताकि नानी घर की प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाए। इसलिए मम्मी चाहती है कि कैसे भी करके अर्जुन को इस घर से निकाल दे। तो क्या हो गया अगर मैंने ऐसा चाहा भी तो? तू मेरा खून है करण, अपनी माँ को पहचान और छोड़ दे इन सबको। ना मुझे सुनना है और ना मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मुझे जन्म किसने दिया था। मुझे बस ये पता है कि अर्जुन मेरा भाई है और मैं इस घर का बेटा। वो रहा दरवाजा किरण, मुझे माफ करो, पर तुम अपने ससुराल चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों का रिश्ता आज ही खत्म हो जाए। और प्रिया और नेहा के सामने उनकी बुआ का राज आ जाता है और पूरा का पूरा परिवार किरण से सारे रिश्ते तोड़ लेता है। अपने स्वार्थ के चक्कर में अपने बेटे के साथ साथ अपने मायके से भी किरण हाथ धो बैठती है।